कल्पना कीजिए 600 ईसा पूर्व का भारत, एक ऐसी जमीन जहां मौके भी थे और दुश्मनी भी। यहां कई छोटे बड़े राज्य एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े थे। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर बना कैसे। सबसे पहले हम उस दौर में चलेंगे जहां कई राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर समझेंगे कि मगध में ऐसी क्या खास बात थी, और फिर जानेंगे कि कैसे एक साम्राज्य खड़ा हुआ, कैसे वो दुनिया की एक बड़ी ताकत से लगभग टकरा गया, और उस लौह युग में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी सियासी शतरंज की बिसात से। सोचिए, दर्जनों छोटे छोटे इलाके जो पुरानी जनजातियों से बने थे, जिन्हें जनपद कहते थे, वो सब अपनी अपनी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए थे। ये एक ऐसा सवाल था जो उस दौर का हर बड़ा राजा, हर बड़ा शासक खुद से पूछ रहा था। और इसका जवाब जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? सही माहौल और सही मौकों से। तो देखिए, इन कई छोटे छोटे राज्यों में से 16 बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा गया, वो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आए और हर कोई दूसरे पे हावी होने की लड़ाई लड़ रहा था। और मजे की बात यह है कि ये सारे राज्य एक जैसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर में तो राजा का बेटा राजा बनता था, मतलब राजशाही थी। लेकिन कुछ गण राज्य भी थे। सोचिए, उस जमाने में भी, जहां एक चुना हुआ मुखिया और एक पूरी काउंसिल मिलकर फैसले लेती थी। मतलब शासन का तरीका एकदम अलग था। हाँ, तो महाजनपद तो 16 थे, लेकिन असली दावेदार कुछ ही थे, जैसे मगध, अवंती, कोसल और गांधार। ये उस दौर के, आप कह सकते हैं, हैवी वेट्स थे। और इनमें से एक के पास कुछ ऐसा एडवांटेज था जो बाकियों के लिए, कह सकते हैं कि, एक तरह से अनफेयर था। तो सवाल ये है कि वो कौन सा राज्य था जिसके पास ये बढ़त थी? जी हाँ, वो था हमारी कहानी का हीरो मगध। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि मगध का आगे बढ़ना कोई तुक्का नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे थे 4 बड़े स्ट्रैटेजिक फायदे, ऐसी 4 वजहें जिन्होंने इसे बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। पहला फायदा, इसकी लोकेशन। इसका भूगोल ही अपने आप में एक मजबूत डिफेंस था। जो शुरुआती राजधानी थी, राजगृह, वो मानो एक कुदरती किला थी, चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई। मतलब इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में जब राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया, तो वो तो और भी कमाल की जगह थी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर। ये तो एक तरह का ट्रेड सुपर हाईवे बन गया। इससे न सिर्फ इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिला, बल्कि सेना को भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से भेजा जा सकता था। और फिर आया मगध का सीक्रेट वेपन, एक ऐसी मिलिट्री ताकत जो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देती थी, और वो थे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी। मगध के जंगलों में ये हाथी भरे पड़े थे। ये उस जमाने के टैंक थे, समझिए। लेकिन देखिए, फायदे कितने भी हों, वो तब तक बेकार हैं जब तक उनका इस्तेमाल करने वाले काबिल लीडर ना हों। और मगध को वो लीडर मिले। इस साम्राज्य को एक के बाद एक आए 3 राजवंशों ने कई पीढ़ियों की मेहनत से खड़ा किया था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि मगध की ताकत का विस्तार कैसे लगातार और बिना रुके होता रहा। हर नया राजवंश पिछले वाले की कामयाबी पर ही अपनी इमारत खड़ी करता चला गया। यहाँ एक बड़ा साफ पैटर्न दिखता है। पहले आए बिंबिसार। उन्होंने शादियों और दोस्ती के जरिए, मतलब डिप्लोमेसी से, मगध का असर बढ़ाया। फिर आया उनका बेटा अजातशत्रु। वो एकदम उलट था। उसने क्रूर लड़ाइयां लड़कर बड़े बड़े राज्यों को जीता। और आखिर में शिशुनाग वंश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराकर खेल ही खत्म कर दिया। और जब तक नंद वंश का राज आया, तब तक मगध सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, ये एक एम्पायर बन चुका था, भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य। और अब इसकी टक्कर दुनिया की एक सुपर पावर से होने वाली थी। साल था 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ के राजा पोरुस को हराने के बाद भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। लेकिन उसकी सेना, जो सालों से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, उसने नंद साम्राज्य की विशाल सेना के किस्से सुने जो आगे उनका इंतजार कर रही थी। कहते हैं कि नंद साम्राज्य इतना ताकतवर था, उसके युद्ध हाथियों का खौफ इतना ज्यादा था कि सिकंदर की वो सेना, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी,
उसने पहली बार आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। और इस तरह दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें कभी आमने सामने नहीं आईं। लेकिन इन राजा महाराजाओं और लड़ाइयों से परे इस नए साम्राज्य में आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उस समाज को देखते हैं जो उन्होंने बनाया था। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? एक सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम से। किसान, जो उस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे, उन्हें अपनी पैदावार का छठा हिस्सा 1/6 टैक्स के तौर पर राजा के खजाने में जमा करना होता था। इससे एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक सिस्टम बना। एक तरफ थे गहपति, यानी बड़े बड़े अमीर जमींदार जो खेती-बाड़ी का काम मैनेज करते थे। दूसरी तरफ थे कारीगर और व्यापारी, जिनकी अपनी ताकतवर यूनियनें मतलब गिल्ड थीं जो पूरे ट्रेड को कंट्रोल करती थीं। और इन सब से टैक्स वसूलने के लिए था शुल्काध्यक्ष, यानी सरकारी टैक्स ऑफिसर। सब मिलकर साम्राज्य का खजाना भरते थे। और ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था, ये बड़े सामाजिक और तकनीकी बदलावों का भी दौर था। नई तरह की करेंसी आ गई थी। चांदी के पंचमार्क सिक्के, बहुत ही एडवांस्ड किस्म के मिट्टी के बर्तन बन रहे थे। समाज में काम धंधे अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे थे, मतलब वंशानुगत हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, लोहे के हल ने खेती में क्रांति ला दी थी, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गई। तो मगध ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन नंद साम्राज्य अमीर और शक्तिशाली तो था, पर उसका राजा धननंद बहुत घमंडी था और इसी वजह से साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। और यहीं से मंच तैयार हुआ एक नए हीरो के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक और भी महान राजवंश की नींव रखी। और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर किसी भी साम्राज्य को सच में महान और टिकाऊ क्या चीज बनाती है?